अंजुम आरा जी से और एलजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी। मारिया जी, आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारिया जी, मेरे हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है जो ऑपोजिशन हमेशा लेके घूमता है, और मैं उसका आर्टिकल 44 पढ़ना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये स्टेट का दायित्व है कि देश के हर टेरिटरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये संविधान निर्माताओं की सोच रही है। इसमें जो पहली डिबेट हुई थी 1985 के केस लॉ में हुई थी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट मानूं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं था, तो 1985 में जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में आपको बताना चाहता हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ डीप रिग्रेट, मतलब हमें इस बात पे बड़ी पीड़ा है कि आर्टिकल 44 हमारे संविधान का एक डेड लेटर रहा है, मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास रखती है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने लेटर एंड स्पिरिट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, उसके को लेटर एंड स्पिरिट में यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू नहीं किया। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2021 3 जून को, यह मेरे पास हाईकोर्ट का जजमेंट। अब इसमें सुनिए आप हाईकोर्ट क्या कहती है। हाईकोर्ट कहती है, इसमें आपको पढ़ना चाहता हूं, द होप एक्सप्रेस्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द स्टेट शैल सिक्योर फॉर इट्स सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड नॉट ओनली रिमेन अ मियर होप। मतलब ये चाह रही है, वापस से सरकार को बोल रही है कि होप ना रखिए। अब एक और आपको कोर्ट ने बार-बार कहा है और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। जी, और हमारी पार्टी जो है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो विनोद जी ने कहा कि भाई ये एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्यों लाया गया। उत्तराखंड के अंदर जब फरवरी 2024 के अंदर लागू हुआ, इसके पहले पूरी अवधारणा करी गई थी कि अरे देखिए इससे मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा, इट इज कम्युनल नेचर। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले लोग इन प्रिंसिपल कम्युनल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये इसकी स्पिरिट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर इसको एक बार हम लोग ने क्यों नहीं लागू किया, पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है और ये भी 2021 का है, जो हाईकोर्ट कहती है कि आप एकदम से लागू मत करिए, पहले एक बार उसको टेस्ट करिए, उसके बाद लागू करिए। तो हमने उत्तराखंड के अंदर उसको देखा और वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और अल्टीमेटली हमारे संविधान की बात है। मारिया जी, इन एसेंस क्या है, देश संविधान से चलेगा कि ये किसी हर धर्म के पर्सनल लॉ से चले। देखिए मारिया जी, ये है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। शायद से आदिल जी भूल गए, मैं उनका ऑफिशियल स्टैंड पढ़ना चाहता हूं। जब उत्तराखंड असेंबली के अंदर यूसीसी लागू हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड असेंबली में कहा था नॉट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल, ये रहा, मैं आपको ये देख सकते हैं, ये है फरवरी 6। तो बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के बारे में ज्यादा जानते हैं कि आदिल जी जानते हैं, ये देश निर्णय कर ले। हम बाबा साहेब अंबेडकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में करते हैं। अब मुझे बताइए मारिया जी, ट्रिपल तलाक इतने सालों से चल रहा था, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सही था। हमें समय लगा इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने के लिए, पर इसका उसके पहले तक वो चल रहा था, इसके मतलब नहीं सही था। उसी लॉजिक के हिसाब से अगर मान लीजिए इनहेरिटेंस, डिवोर्स और इन सब में अगर कोई पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 की धारा के विरुद्ध हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट को हम इंप्लीमेंट ना करें। वापस से आपके पैनल पे ओपन चैलेंज कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी जजमेंट में अगर कहा हो कि लेजिस्लेटिव स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करना है, तो मुझे बता दीजिए। और ये जो कोर्ट कर रहे हैं लॉ कमीशन को, उसके बाद ऑलरेडी अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस पर बयान दे दिया है, 10 लाख से ज्यादा सजेशंस आ चुके हैं। तो सरकार खुद निर्णय नहीं ले रही है, सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करिए। 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड मारिया जी। जब जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, तब उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी जी ने कहा था कि आप सिर्फ हिंदू कोड बिल क्यों लेके आ रहे हैं, पर्सनल लॉज में मुस्लिम्स का भी लेके आइए, यूसीसी को इंप्लीमेंट करिए। तो हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाह रहे हैं उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मित्र फिर से गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु, जो यूसीसी का प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 44 है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is directory, not mandatory. I repeat, it is not mandatory. Point number 1. Point number 2, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, ये केवल एक धर्म विपक्ष या एक धर्म के मद्देनज़र रखते हुए नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुओं को भी अफेक्ट करेगा, सिखों को भी अफेक्ट करेगा, मुसलमानों को भी अफेक्ट करेगा, पारसीज को भी अफेक्ट करेगा और क्रिश्चियंस को भी अफेक्ट करेगा। तीसरा बिंदु, क्या भारत सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की? चौथा बिंदु, क्या सरकार से ओर से कोई औपचारिक, आई रिपीट, क्या सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आया है? नहीं। पांचवा बिंदु,
भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शनों से पहले ये ऐसे ऐसे शगुफ्ते चलाती है सो दैट वो देश की जनता को पोलराइज कर सके। अब देखिए 11 साल हो गए हैं, देश की जनता मोदी जी और मोदी जी की सियासत से वाकिफ है। सो जहां तक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस पर भाजपा बात ही नहीं करती। तो गुमराह करने के लिए, देश का विभाजन करने के लिए, कम्युनिटीज को जाति और धर्म के नाम पे सेपरेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए पहले आप, लेकिन उसके बाद ही तो हम टिप्पणी करेंगे। क्या वैक्यूम में टिप्पणी करने लग जाए? अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सेक्युलर कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी तक जो कोड है वो कम्युनल लाइंस पर है, तो ये तो प्रोग्रेसिव आइडिया हुआ ना, तो फिर आप उसको कैसे उसका विरोध कर बाबा सकते साहब हैं? का, ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ कि जो इतने सालों से, इतने डेकेड से जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोड चल रहा है, क्या वो कम्युनल है? ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज की राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेताओं ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। चलिए, और मैं तीसरी प्रोड्यूसर को बोलूंगी तो तीसरा बिंदु, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिकलिटी की बात करिए। क्या आप 6 शेड्यूल को रिडंडेंट बना देंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है उसे रिडंडेंट बना देंगे? मारिया जी, मैं 15 सेकंड में नॉर्थ ईस्ट की उनको रिडंडेंट बना देंगे? मारिया जी, जिनने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया वो विभाजन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया। सीधा सवाल है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? आदिल जी अगर ये कह रहे हैं तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। 70 सालों तक बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट नहीं किया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और खुद उत्तराखंड असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल स्टैंड लेती है कि हम यूसीसी के पक्ष में। तो आज तुष्टीकरण के लिए आदिल जी गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और जॉब्स के बारे में बात करें, मैं खुला चुनौती देता हूं मारिया जी, आप डिबेट करिए जॉब्स के, मैं आदिल जी को बताऊंगा कि किस तरीके से बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस से कम है। आज अर्बन एम्प्लॉयमेंट का डेटा पॉइंट आया है जो बताता है कि इट इज मच मच लोअर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आदिल जी इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाइए। आदिल जी बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हो जाइए। मेरा आपसे नहीं है, नहीं आपने यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट किया, शाहबानों के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करा था आपने, देश ने देखा है। तुष्टीकरण मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कुछ वोटों के लिए। गुमराह कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों अपने अपने वोट बैंक को अपील कौन सा वोट बैंक? में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को बता दीजिए आर्टिकल 44 की धारा हटवा दीजिए। क्या बाबा साहब अंबेडकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे? चला था जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी और सलमान खुर्शीद जी बांग्लादेश जैसी स्थिति इस देश के अंदर चाहते हैं। MS स्वामीनाथन कमेटी की एक भी रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं इंप्लीमेंट करी थी। अग्निवीर के लिए जब हम स्टेट उड़ीसा असेंबली के अंदर रिजर्वेशन लाए थे, कांग्रेस पार्टी अपोज करी थी। उड़ीसा में अग्निवीर के अगेंस्ट रिजर्वेशन और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ते रह गए। किसान को उनका मुआवजा दे दीजिए, मुआवजा तक नहीं दे पाए। और दलितों के फंड को कर्नाटका के अंदर छीन के इससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी ले रहे हैं। किस इशू पे बात करेंगे? मोनोपोली इस देश में कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार की नहीं है। हमने 19 लाख स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया है इस बिल लाने के पहले। 19 लाख स्टेक होल्डर से जब हम लेके आए, और भी कंसल्ट करने वाले हैं। चीखले चिल्लाने से सत्य नहीं बनता। मुद्दा ये है, आप मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है, की फाइंडिंग्स को पढ़िए और उस पे चर्चा करें। मैं आपसे कह रहा हूं आदिल जी, मुझे बताइए कि आप यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में? सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में? क्या कोई फॉर्मल प्रस्ताव आया है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपका सीधा आपका स्टैंड क्या है? आपकी सरकार ने कोई फॉर्मल प्रस्ताव? हम यूसीसी के इंटेंट हमने लाल किले से बताया। आपसे यूसीसी के साथ में कि विपक्ष में? ब्रदर मेरी गल सुन लो एक, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, कोई भी मेरे को आपसे उम्मीद नहीं आदिल जी ज्यादा, क्योंकि आप शाबानों के वक्त में भी वुमेन के साथ नहीं खड़े हुए थे, महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। यूसीसी का सवाल है, जस्टिस चौहान की लॉ कमीशन, मतलब आप अपने पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट है जो 2023 उत्तराखंड असेंबली में लिया था। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल। 6 शेड्यूल की बात करें, मतलब ये बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब ये कह रहे बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसी धारा डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल है। मतलब ये बाबा साहब अंबेडकर के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैं शॉक्ड हो गया हूं आदिल जी। आदिल जी इतना घमंड।